Hey guys, how are you all? I hope आप लोग को पहला सेशन जो हमने आईपी मेट इंदौर 2022 का जो शॉर्ट आंसर सेक्शन लिया था उसमें सारे 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में। एंड जैसे कि आपको बताया गया है कि अब जो दो वीडियो आएंगे मैथ्स के, राइट, उसको हमने फिर से दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, 15 क्वेश्चंस एंड नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, तो दैट विल मेक 30 क्वेश्चन ऑफ दैट सेक्शन। उसके बाद इंग्लिश के हमारे दो सेक्शन और आएंगे, दो दो वीडियोस और आने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। आपको पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या था इस सेक्शन का लास्ट ईयर। इट वाज 43 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 120, राइट। 30 क्वेश्चंस थे एंड 5 क्वेश्चन डीआई के थे, 25 क्वेश्चन मैथ्स के थे, ठीक है। 43 मार्क्स अगर लाना है जनरल कैटेगरी में तो आपको 11 क्वेश्चंस सॉलिड सही करने पड़ेंगे, तो 44 मार्क्स आएंगे, कोई रॉन्ग अगर नहीं होता है। और आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हो तो एक दो आप रॉन्ग भी करोगे तो इवन देन यू कैन कट ऑफ द, यू कैन क्लियर द कट ऑफ, करेक्ट है। सो हम लोग आज जो 15 क्वेश्चंस हैं, 15 अगर हम हमने कोशिश की कि सारे हमने आसान आसान क्वेश्चंस पहले पिक किए हैं। ऑलमोस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस आर वेरी इजी। डेफिनेटली जो 2 मिनट 1 मिनट शायद कुछ क्वेश्चन, तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 30 सेकंड में भी आप क्रैक कर सकते थे, ठीक है। तो 9 से 10 क्वेश्चंस, 10 ऑड क्वेश्चंस बहुत ही ईजी है। उसके बाद के 4 या 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन हमारे ऐसे लिए जो या 2 मिनट्स डेफिनेटली, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो 2 मिनट में या 2.5 मिनट में आप डेफिनेटली बना सकते हो, ठीक है। सो इट इज अ मस्ट वॉच सेशन फॉर ऑल यू गाइस, राइट। और अगले वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे बाकी 15 क्वेश्चंस की, इंक्लूडिंग द डीआई सेट एंड जो एक क्वेश्चन आई एम इंदौर ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ इट वाज अ फॉल्टी क्वेश्चन, उसमें एक एरर, डेटा का एरर था, दे एक्सेप्टेड दैट एंड दे गिव द बोनस मार्क्स टू ऑल दोस हु आर अटेम्प्टेड। तो उस क्वेश्चन को भी हम अगले इसमें देखेंगे। अभी हम सारे इस वीडियो में आसान और मैनेजेबल डुएबल क्वेश्चन, मस्ट टू डू क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन लिए हैं हमने कि 60 मार्क्स डेफिनेटली स्टूडेंट 30 मिनट्स के अंदर, 35 मिनट्स के अंदर 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकता था। कट ऑफ निकालना तो आसान बात थी। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, राइट। पहला आसान क्वेश्चन जो एमसीक्यू सेक्शन का था उससे स्टार्ट करते हैं, राइट। सीक्वेंस में थर्ड क्वेश्चन था, बट पहला सिलेक्शन आपका होना चाहिए था अटेम्प्ट करने के लिए, जो शायद 30 सेकंड्स में आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। लेट्स स्टार्ट गाइस। इट सेज नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, इफ द 5 digit नंबर ABCDE इज डिविजिबल बाय 6, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट नेसेसरली डिविजिबल बाय 6। इनमें से कौन सा 6 से डिविजिबल नेसेसरली नहीं होगा, दैट्स द क्वेश्चन। सो 6 की डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ी हुई है, राइट। कोई नंबर अगर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, राइट। सो अगर ये दिया हुआ है आपको, ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो 2 का रूल क्या होता है, यूनिट प्लेस, right? Unit place should be 0 or any even digit, 2, 4, 6, 8, 0, anything. तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। And 3 से भी डिविजिबल है, that means digit sum should be divisible by 3। तो इसका मतलब ये हमें गिवन है कि E की जो वैल्यू है 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होगा, ये कंफर्म है। और जो डिजिट सम होगा ABCDE का, वो 3 का मल्टीपल होगा, 3 टाइम्स ऑफ K, 3 का मल्टीपल। ये चीज दी हुई है हमको, और इसमें से बोला कौन सा ऑप्शन नेसली 6 से डिविजिबल नहीं होगा। हम ऑप्शंस को अगर ध्यान से देखें, राइट, यूनिट प्लेस अगर सारे ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे ए है, यहाँ ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है। मीन्स जो ओरिजिनल नंबर है उसका जो यूनिट प्लेस है वो इन ऑप्शंस में, BCD ऑप्शन में सेम है यूनिट प्लेस। तो इसका मतलब ये सब 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ होंगे, जो यहाँ होगा ई वही वैल्यू यहाँ पे होगी। तो ये नंबर डेफिनेटली 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल रहेंगे, ये भी 2 से डिविजिबल रहेंगे, इसमें कोई क्लियर नहीं, इट्स वेरी क्लियर। दूसरी चीज हमें चेक करनी है 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। अब ऑब्वियसली बात है, ये जो भी होगा 2 हो 4 हो, राइट, व्हाटएवर, राइट, इसका जब हम सम करेंगे तो वो 3 का मल्टीपल आएगा, थ्राइस ऑफ ई, तो 3 से भी वो डिविजिबल हो जाएगा। इसको जब आप देखते हो तो बी 2 बार, ए 2 बार, अगर डिजिट सम हम बात कर रहे हैं तो बी 2 बार जुड़ रहा है, डी 2 बार जुड़ रहा है, ए 2 बार जुड़ रहा है, सी 2 बार जुड़ रहा है। हर एक डिजिट 2 टाइम्स ऐड होगा जब आप डिजिट सम निकालोगे। तो बेसिकली आपको जो डिजिट सम मिलेगा वो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मिल जाएगा, इसका डिजिट सम। तो जब ये गिवन है कि भाई ये चीज 3 का मल्टीपल है, तो ये पूरा भी 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको अभी देखेंगे, 3 की टेस्टिंग जब करेंगे तो ये जो डिजिट्स हैं इसको जो जोड़ोगे इट बी सेम एज दिस। ऑर्डर चेंज होने से क्या होता है, सम तो सेम ही आएगा, सी प्लस डी प्लस बी प्लस ए प्लस ई हैज टू बी सेम सम एज थ्राइस ऑफ के। तो यहाँ पे ये भी
3 के आ जाएगा डिजिट सम, तो ये 3 से ये भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों 6 से कंपल्सरी डिविजिबल है। एंड यहाँ पे यूनिट प्लेस ही नहीं पता हमको, ए की वैल्यू हम कुछ जज नहीं कर सकते, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट कैन बी इवन, इट कैन बी ऑड, राइट। सो हमें यहाँ पे नहीं पता है, आंसर हो जाएगा ए, इट मे नॉट बी नेसेसरी डिविजिबल बाय 6 बिकॉज ए की हमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो नॉट पूछा है, आंसर हो जाएगा ए। इट वॉज इजी क्वेश्चन। ओके गाइस, तो आप लोगों को पता ही होगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, इंदौर एग्जाम के लिए। सो दिस वाज अगेन वन ऑफ द इजी क्वेश्चन दैट एवरीबडी शुड हैव सॉल्व्ड if you even know the very basics of matrices determinants, right? So let's see how to do this. Suppose a, b and c are integers such that a greater than b, b greater than c, c greater than 0, 0 से बड़े हैं सारे, right? और मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, बोला हुआ है सब। एंड a वो मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, राइट। देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ a, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा उसके बारे में साइन पूछा है कि 0 होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो सकता है, पूछा हुआ है। तो आपको सबसे पहले तो मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट का निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो आई राइट इट डेल्टा डिटरमिनेंट के लिए, एंड द फॉर्मूला इज, राइट, सो ए लिखते हो आप, ठीक है, एंड आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो सी बी एंड सब्ट्रैक्ट करते हो ए स्क्वायर, राइट। यू डू इट लाइक दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी लेट से माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये आपने सबसे पहले लिया, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। फिर आप जब ये लेते हैं तो यू पुट अ नेगेटिव बी, नेगेटिव साइन आता है रूल के हिसाब से। देन इसको छोड़ते हो आप, कॉलम और रो को छोड़ते हो, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो माइनस ये करते हो, राइट। सो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी। लास्ट में आप इस सी को लेते हो, ये कॉलम और ये रो छोड़ते हो, राइट, एंड यू क्रॉस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट लाइक दिस। तो सी लिया आपने, एंड बी ए में से आप सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हो, एंड दिस इज हाउ यू गेट द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको थोड़ा रिजॉल्व करते हैं। आई कैन सी एबीसी का टर्म पॉजिटिव, नेगेटिव बी, नेगेटिव ए सी मल्टीप्लाई होंगे तो अगेन पॉजिटिव एबीसी आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सी ए बी है पॉजिटिव, सो आई एम गेटिंग 3 एबीसी टर्म्स पॉजिटिव, राइट। सो आ जाएगा थ्राइस ऑफ एबीसी, क्लियर। इससे इससे और इससे 3 एबीसी। एक टर्म नेगेटिव आ रही है ए क्यूब की, यहाँ से एक नेगेटिव टर्म आ रही है बी क्यूब की, यहाँ से एक नेगेटिव टर्म आ रही है सी क्यूब की, करेक्ट। और ये हमारा डिटरमिनेंट है। इसी के नेट साइन की बात चल रही है, ओके। अब यहाँ पे जो उसने वैल्यूज बोली हुई है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी जीरो से बड़ा है, और इंटीजर्स बोला हुआ है उसने, तो क्यों ना हम कुछ अज्यूम कर लें, राइट। हमेशा ही बड़ा रहेंगे। तो ये आपने बेस्ट है कि 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ और भी ले सकते हो, ठीक है। बट 1 2 3 इजी है, रख कर देखते हैं इसका साइन क्या आ रहा है पूरे एक्सप्रेशन का। तो अगर आपने यहाँ रखा 1 2 3, 3 2 6, 3 18 आ रहा है ये, राइट। और ए क्यूब रखा तो 27, तो यही हो गया, राइट। माइनस 2 क्यूब रखा तो 8 हो गया, माइनस 1 हो गया। तो आप अगर माइनस कॉमन भी लेते हो तो इट्स यू टू सब्ट्रैक्ट लार्ज नंबर ग्रेटर देन 18 फ्रॉम 18, तो ऑब्वियसली दिस वुड कम ए नेगेटिव नंबर। तो इसकी जगह जब कुछ और भी लोगे इंटीजर वैल्यूज तो हमेशा यही आना है, दिस कैन बी चेक, तो आंसर वुड बी नेगेटिव ऑलवेज। इजी क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो बेहद आसान था, जो हर स्टूडेंट ने सिलेक्ट करना चाहिए था, राइट, तो डेफिनेटली 30 सेकंड से कम टाइम में बन जाता, उसको देखते हैं। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इट सेज द लेंथ of the sides of a triangle are x 21 and 40 where x is the shortest side, a possible value of x is, x की possible value क्या हो सकती है, ऑप्शन दिए हैं 16 18 20 19। और जब हम ट्राइंगल की बात करते हैं, साइड्स की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक चीज समझ में आती है कि यार एक प्रॉपर्टी होती है, हर ट्राइंगल फॉलो करता है उस प्रॉपर्टी को, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। उस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, आंसर एकदम आ जाएगा, देखते हैं। सो लेट्स टेक सम ऑफ दीज टू साइड्स, x plus 21, sum of two sides should always be greater than third side, right? That means 21 subtract करेंगे inequality के both sides, subtract 21 from here, so यहाँ सिर्फ x रह जाएगा, right? यहाँ पे हो जाएगा 40 minus 21, that is 19, right? तो जो x सबसे छोटा साइड है, right, that should be greater than 19। ये inequality हमें बता रही है कि भाई 19 से बड़ा होनी चाहिए छोटी साइड, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हैं, तो 19 से बड़ा क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इक्वल भी नहीं चलता है, बड़ा ही होना चाहिए, तो एक ही आंसर है सी ऑप्शन 20।
ओके गाइस, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं जो वन ऑफ द इजी पिक था डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए। लेट्स सी गाइस, द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ ज्वेलरी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। गिवन है आपको। अगेन आगे लिखा है कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ ज्वेलरी वेइंग 10 ग्राम्स इज INR, दैट इज इंडियन रुपीज 3600। द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ ज्वेलरी ऑफ द सेम काइंड वेइंग 4 ग्राम्स इज। राइट, सो बहुत इजीली इसको कर सकते थे आप। अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी दी हुई है गाइस, कॉस्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेट बोली दिया उसने, तो आपको सिर्फ इसको रेशियो में कन्वर्ट करना था। आप C1 लिख देते फर्स्ट केस के ज्वेलरी के केस में, और C2 कॉस्ट ऑफ सेकंड ज्वेलरी। C1 अपॉन C2 इक्वल टू व्हाट, W1 स्क्वायर अपॉन W2 स्क्वायर। वन स्टैंड फॉर द फर्स्ट केस, जो यहाँ पे चीज दी है इसको हमने फर्स्ट केस मान लिया। जो टू है स्टैंड फॉर द सेकंड केस, जहाँ पे हमें वेट दिया हुआ है और हमें कॉस्ट निकालनी है, दैट स्टैंड फॉर सेकंड केस। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। राइट, C1 की वैल्यू दी है, कॉस्ट दी हुई है 3600 लिख दिया आपने। कॉस्ट ऑफ सेकंड केस में निकालना है हमको ज्वेलरी का। ठीक है, और वेट इन फर्स्ट केस वॉज 10 ग्राम्स, तो 10 का स्क्वायर कर दोगे 100 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 ग्राम्स वेट इन सेकंड केसेस गिवन 4 ग्राम, 4 का स्क्वायर इट इज 16 गाइस। सिर्फ C2 हमें कैलकुलेट करना है, तो C2 विल बी दैट साइड, ट्रांसपोज ले जाओगे राइट इनटू 16 डिवाइड बाय 100, एंड दैट वुड गिव द कॉस्ट ऑफ सेकंड केस ज्वेलरी। तो यहाँ पे आपका 100 कैंसिल हो रहा है, 36 इंटू 16 वुड गिव यू कितना हो जाएगा, 576, द वैल्यू ऑफ C2। दैट्स इट, ऑप्शन इज ए। इजी इजंट इट? ओके गाइस, हम लोग अगले इजी पिक पे आ गए, है ना। एक बार चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। दिखने में जरूर बड़ा लग रहा होगा, बहुत सारा टेक्स्ट भरा हुआ है इसमें, ऑप्शन में भी टेक्स्ट है, पता नहीं क्या पूछने वाला है। राइट, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, बट एक्चुअली ध्यान से पढ़ोगे तो शायद कोई बेसिक प्रॉपर्टी लग रही है नंबर्स की। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट। व्हेन द स्क्वायर of the difference of two natural number is subtracted from the square of the sum of the same two numbers and the result is divided by 4, we get। जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा ये सब करने के बाद, जो बोल रहे हैं, जो एक्सप्रेशन मिलेगा उस एक्सप्रेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो हम लोग पहले उस एक्सप्रेशन पे पहुंचते हैं कि एक्सप्रेशन अल्टीमेटली मिलेगा क्या। जैसा वो बोल रहा है वैसे करके देखते हैं। राइट, दो दोस टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी ए बी। ठीक है, तो उसने बोला है कि भाई ए प्लस बी के स्क्वायर में से हम ए माइनस बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो भी आएगा उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन बचेगा उसके बारे में ऑप्शन दिए हो, तो इसको फॉर्मूले से ओपन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, राइट, माइनस टाइम्स ऑफ करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव आएगा, बट माइनस बाहर लगा हुआ है, सो माइनस ए स्क्वायर, ये नेगेटिव ए टू आइस ऑफ ए बी आएगा, माइनस लगा हुआ है तो पॉजिटिव 2AB हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। राइट, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है, तो यू कैन सी दैट ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, सो 2AB जुड़ेंगे तो इट इज लाइक 4AB को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो अल्टीमेटली विल बी लेफ्ट विद प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये एक्सप्रेशन अल्टीमेटली जो बन रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ रहा है। अब हम ऑप्शन देखेंगे क्या बोल रहा है इस एक्सप्रेशन के बारे में। पहला बोल रहा है कि भाई ए बी जो आया है एक्सप्रेशन, वी गेट दिस एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। पहला बोल रहा है द HCF ऑफ द टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का जो HCF होगा ये प्रोडक्ट उसके इक्वल आया। ऐसा लग तो नहीं रहा है ना, बिकॉज अनलेस वी नो द नंबर्स हाउ कैन वी से कि HCF क्या है। वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट। द LCM ऑफ द टू नंबर्स, जो प्रोडक्ट आया है वो LCM के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम के इक्वल कब होता है, जब दो नंबर्स को प्राइम होते हैं। बट इस क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि नंबर्स को प्राइम है। अगर मेंशन होता तो हम बी ऑप्शन मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल मेंशन नहीं है, दे मे बी को प्राइम, दे मे नॉट बी को प्राइम, तो अभी बी ऑप्शन मार्क नहीं कर सकते। फिर उसके एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहा है कि भाई सी ऑप्शन में द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आया हमारे पास, स्क्वायर तो आ ही नहीं है, सी भी नहीं हो सकता, डी ही होना चाहिए। जब हम कंफर्म कर रहे हैं 3 रॉन्ग है तो फिर 4th ही होना चाहिए, बट पढ़ लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं कि यार any two numbers, product of their HCF and LCM is always equals to product of those two given numbers। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। और HCF LCM into HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ही होता है कि नहीं। सो ये जो एक्सप्रेशन है we can call it as product of their HCF and LCM। Option has to be D, right answer has to be D। Fair? So easy pick था if you are very good at properties। चलिए गए, सो इसी एक सीरीज में, आसान क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, वो वाला देखते हैं। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है एंड प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके,
Let A and B be two sets such that the Cartesian product A cross B consists of four elements. If two elements A cross B are A comma 4 and 4 comma 1, then आपको चार ऑप्शन में से कोई से एक ऑप्शन चुनना है. तो आपको प्रॉपर्टीज अगर सेट्स की पता है तो ये आप क्वेश्चन आराम से क्रैक कर सकते हो. देखते हैं क्या चीज दी हुई है. A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट के चार एलिमेंट्स हैं. इसने बोला है फोर एलिमेंट्स, चार ही होने चाहिए, दो उसमें से उसने दिए हुए हैं. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है. अगर ए पहले लिखा है बी बाद में लिखा है तो आप जो भी ऑर्डर्ड पेयर लोगे ए बी के, तो पहले आप ए का एलिमेंट लोगे करस्पॉन्ड्स टू बी का एलिमेंट. ऐसे आपको सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने जितने पॉसिबल है. ठीक है. सो टोटल चार है, तो पहले दो इसमें दिए हम लोग लिख लेते हैं. एक क्रॉस बी में एक है 1,4 ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा है 4,1. ठीक है, और दो और होंगे, चार उन्होंने बताया बट दो के बारे में जानकारी नहीं है. ठीक. तो ये इसी से हमें पता चल जाएगा कि यार ए बी के एलिमेंट्स क्या है. बहुत क्लियरली हमें पता चल जाएगा ए बी के एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं. ए एलिमेंट, ए का जो सेट होगा, ठीक है, दैट वुड बी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स है, पहला एलिमेंट ये ए का है तो आपने लिख दिया 1. इस ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट है ये भी ए का है तो ये हो गया 4. तो ये दो एलिमेंट्स ए के कंफर्म हो गए. राइट. अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये बी के कंफर्म हो गए बिकॉज दे आर ऑर्डर्ड पेयर्स. तो बी को आपने लिखा, राइट, दिस इज 4 एंड दिस इज 1. ठीक है. तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हुए? 2. यहाँ पे कितने हुए? 2. 2 क्रॉस 2 कितने हो गए? टोटल 4 एलिमेंट्स बनेंगे. ऑर्डर्ड पेयर्स चार ही बनेंगे क्योंकि दो दो हैं तो चार एलिमेंट्स बनेंगे. ठीक है. सो अगर आपको उसको फिल भी करना है तो आप फिल कर सकते हैं. बाकी जो एलिमेंट्स, जब आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आपने 1 4 को लिख दिया, आपने 4 1 को लिख दिया. अब आप 1 1 को लिखेंगे, ये आपका थर्ड ऑर्डर्ड पेयर हो गया. और एक 4 4 भी छूट गया हमारा, तो ये हो गया 4 4. तो ये आपके चार ऑर्डर्ड पेयर्स, चार एलिमेंट्स ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के. ठीक है. सो देखते हैं पहला ऑप्शन, फाइव नल सेट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी एक एलिमेंट नल सेट है? बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी तो हमें पता ही है, बी क्रॉस ए हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें एलिमेंट्स पता है. सो लेट्स राइट बी क्रॉस ए. लिखते हैं क्या आएगा बी क्रॉस ए. बी क्रॉस ए में आप ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट तो बनाओगे बट पहले बी लिखोगे फिर ए लिखोगे. राइट. तो 4 1 पहला लिख लिया, 4,1. ठीक है, 4,4 पहले 4 के कंप्लीट होगा, 1,1 1,1 और 1,4. ठीक है. तो ये आपका बी क्रॉस ए हो गया. तो जो एलिमेंट्स, जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे थे ए क्रॉस बी में, वही के वही ऑर्डर्ड पेयर्स बी क्रॉस में. आप कुछ भी अलग नहीं है. 1 4 यू कैन सी 1 4, 4 1 यू कैन सी हियर, 1 1 इज देयर, 4 4 इज देयर. एब्सोल्युटली सेम. ठीक है, इक्वल. तो आंसर हमारा यही हो जाएगा. बी इज द राइट आंसर. चलिए गाइस, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं जो कि बहुत ही आगे आसान क्वेश्चन है. सो देखते हैं. In a right angle triangle, geometry का क्वेश्चन लग रहा है. In a right angle triangle ABC, the hypotenuse AC is of length 13 centimeter. The line drawn connecting the midpoints D and E of the sides AB and AC is found to be 6 centimeter in length. The length of BC is. तो डायग्राम एक बार हमें बना के देखना पड़ेगा कि डायग्राम बन कैसा रहा है. सो ABC बोला है तो B आपका, ये आपको पता होना चाहिए, B पे राइट एंगल होगा. राइट एंगल ट्राइंगल ABC, B शुड बी राइट एंगल. तो आपने जो लेना है लेते हैं. This is has to be B. ठीक है, ideally this is A, this is C, and AC is of length 13. तो ये आपको लेंथ दे दी है 13 सेंटीमीटर. A line drawn connecting the midpoints D and D of sides AB. AB का midpoint हो गया D and AC का midpoint हो गया E. midpoints को आपने कनेक्ट किया. इसकी फाउंड टू बी 6 सेंटीमीटर. इसको आपने DE दिया हुआ आपको 6 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ BC is, आई थिंक इट्स वेरी इजी क्वेश्चन है ना. अगर ज्योमेट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, 10वीं क्लास में भी पढ़ी है, सिमिलर ट्रायंगल्स 9th क्लास में पढ़ा, कुछ भी पढ़ा हुआ है, तो ये देखते से समझना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होगी. 13 का कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज मिड पॉइंट उसने बोल ही दिया है. दिस रेशियो इज व्हाट, 1:1 हो गया. AD और DB का रेशियो 1:1 हो गया. AE और EC का रेशियो भी 1:1 हो गया. राइट. सो जब ये लाइन मिड पॉइंट्स हैं तो ये ऑब्वियसली पैरेलल हो जाते हैं. राइट. ये रेशियो 1:1, दैट मींस दिस लाइन इज पैरेलल टू this line. DE would be parallel to BC. right. तो ये क्या बन गया? छोटा ट्रायंगल. और बड़ा ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर ट्रायंगल. वी कैन से दैट. ठीक है ना. और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, पैरेलल है तो हमारे दोनों ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल, सिमिलर हो गया.
तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालते हैं? यहाँ पे एक पेयर बनेगा करस्पॉन्डिंग साइड का एडी, एंड दूसरा first pair would be AD with AB, first pair. Second pair would be AE with AC. Third pair would be DE and BC. करेक्ट? तो BC निकल जाएगा बिकॉज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड कितना है? 1:2। तो ये छोटे वाले का 1 है तो बड़े वाले का 2 होगा। यहाँ पे अगर करस्पॉन्डिंग साइड देखिए छोटे वाले की 6 है तो ये 12 होगी। दैट्स इट, 12 सेंटीमीटर। आंसर 13 वाज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलिए guys, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट है ना लेंथ को देखकर बड़ी सी क्वेश्चन की लेंथ को देखकर जज करते हैं कि क्वेश्चन टफ होगा, है ना? बट ऐसा नहीं है। इंदौर में कई बार ऐसा होता है, लेंथी क्वेश्चन होते हैं बट आसान क्वेश्चन होते हैं, क्रैक कर सकते हो सिंगल लाइन में छोटे से कॉन्सेप्ट लगाकर। तो ये शायद उसी कैटेगरी क्वेश्चन है, तभी इसको पिक किया है हम लोगों ने। राइट, इन अ बाउल कंटेनिंग 60 ml of orange juice, 40 ml of water is poured, thereafter 100 ml of apple juice is poured to make a fruit punch. Madhu drinks 50 ml of this fruit punch and comments that the proportion of orange juice needs to be higher for better taste. How much orange juice should be poured into the fruit punch that remained in order to bring up the level of orange juice to 50%? तो कहानी बड़ी सिंपल सी है। फ्रूट पंच तैयार किया गया ऑरेंज जूस, पानी और एप्पल जूस को मिलाकर 200 ml का, 60, 40 एंड 100। ठीक है, उसके बाद मधु आई, मधु ने 200 में से 50 ml ड्रिंक कर लिया, मतलब रिमेन कितना बचा? 150 ml बचा हुआ है फ्रूट पंच। क्लियर? और उसके बाद उसने बोला कि यार उसको ऑरेंज जूस और मिलाओगे तो टेस्ट और बेटर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कितना हम ऑरेंज जूस मिलाएं इस रिमेन के अंदर, 150 ml जो बचा हुआ रिमेनिंग फ्रूट पंच, इसमें हम कितना ऑरेंज जूस ऐड करें ताकि ओवरऑल जो ऑरेंज का नया कॉन्सेंट्रेशन है 50% हो जाए। आधा ऑरेंज जूस की क्वांटिटी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते हो और भी मेथड है उससे भी आप कर सकते हो। पहले देखते हैं एलिगेशन से कैसे करेंगे। सबसे पहला टास्क ये है कि क्या हम जब फ्रूट पंच क्रिएट किया था उसमें हम ऑरेंज की कॉन्सेंट्रेशन, ऑरेंज की परसेंटेज निकाल सकते हैं क्या? इट वाज 60 ml ऑन 200, तो हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं उस 200 ml के अंदर, इन 200 ml फ्रूट पंच। ठीक है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑरेंज निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑरेंज की हम बात कर रहे हैं कितना होगा परसेंटेज ऑफ ऑरेंज। ठीक है, तो इट वाज 60 ml, राइट, डिवाइड बाय 200, तो ये आ जाएगा, इन 200 करोगे तो आ जाएगा 30%। तो इनिशियल जब कॉन्सेंट्रेशन था, मधु ने जब ड्रिंक नहीं किया था, तो इट वाज 30%। नाउ अब कॉन्सेप्ट यही एक खास चीज है कि 200 ml का फ्रूट पंच है, कॉन्सेंट्रेशन 30% है ऑरेंज का। अगर मधु 50 ml पी लेती है तो जो रिमेनिंग 150 ml है, क्या उसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ऑरेंज का? दैट इज द मेन थिंग। अगर ये स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कितना ही पी ले, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml, कितना ही पी ले, राइट, द कॉन्सेंट्रेशन विल नॉट चेंज। जो पहले था 200 ml में ऑरिजिन कॉन्सेंट्रेशन, वो 50 पीने के बाद जो 150 बचेगा उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन ऑरेंज का सेम रहेगा, 30%। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, नहीं पता है तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट है। सो देखते हैं guys, इसमें हम लोग लगा सकते हैं एलिगेशन। ठीक है, तो इनिशियली इतना था और इतना ही जब 150 ml होगा तो भी इतना ही रहेगा, राइट? दैट इज द कैच, राइट? 30% सेम रहेगा, इट वोंट चेंज। ठीक है, 50 की जगह कुछ और भी पीती तो भी उतना ही रहता। खैर, अब यहाँ पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं। ये हमारा बॉक्स है, रिमेंड लिख रहा हूं मैं, रिमेंड फ्रूट पंच, रिमेंड फ्रूट पंच, उसकी क्वांटिटी हमें पता है। रिमेंड फ्रूट पंच, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? उसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑरेंज जूस, बाहर से ऑरेंज जूस ऐड कर रहे हैं। करेक्ट? ठीक है, तो रिमेंड फ्रूट पंच की क्वांटिटी कितनी है? 150 ml। करेक्ट? ऑरेंज जूस कितना नहीं पता, x ml, वी डू नॉट नो। ठीक है, वी डू नॉट नो। इन बॉक्सेस के अंदर क्या रखते हो आप? कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज ऑफ ऑरेंज रखेंगे। इसी एक के ऊपर काम करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट एप्पल और वाटर पे काम नहीं करना, किसी एक को सिलेक्ट करो, उसका परसेंटेज लिखते चलो इन बॉक्सेस के अंदर। तो जो रिमेन फूड पंच है, वी सेट की 150 ml के अंदर भी 30% ही रहेगा, तो आप लिख दिया 30%। अब जो आप ऐड कर रहे हो बाहर से, वो तो ऑरेंज जूस कर रहे हो, प्योर ऑरेंज जूस है, उसमें तो कुछ है नहीं मिला हुआ। इट इज नॉट अ फ्रूट पंच, इट्स प्योर ऑरेंज जूस। तो ये फुल ऑरेंज है तो 100%। ठीक है, अब जब दोनों को मिलाओगे, ऐड करोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 50%। ठीक है, इनको जब आप मिलाओगे, एलिगेशन का यही फंडा होता है। तो इनको जब मिलाने के बाद जो फ्रूट पंच तैयार होगा, उसमें ऑरेंज का ये भी कॉन्सेंट्रेशन ऑरेंज है, ये भी ऑरेंज का कॉन्सेंट्रेशन है, इसमें ये इसमें, यहाँ पे मिलाने के बाद कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 50%। ठीक है, तो रिजल्टेंट फ्रूट पंच जो होगा उसमें 50% चाहिए, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 50%।
राइट। ये एलिगेशन मेथड होती है। तो आप क्रॉस सब्ट्रैक्ट करते हैं, 100 में से आप 50 माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 आएगा। 50 में से आप 30 को माइनस करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे तो आएगा 20। ठीक है, परसेंटेज साइन लगा भी सकते हो बट वो अल्टीमेटली इसका रेशो लेते हैं। ठीक है, तो 50:20। ठीक है, रेशो इज, सिंप्लीफाई करोगे तो 5:2 आ जाएगा, राइट। तो 5:2 इज द रेशो इन विच रिमेन्ड फ्रूट पंच शुड बी मिक्स विद फ्रेश ऑरेंज जूस। तो ये प्रोपोर्शन 5:2 का होना चाहिए। ठीक है, अब जब ये 150 है तो ये कितना होगा? ये 5 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स, ये मस्ट है। बट 5 को हम 150 बना रहे हैं तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा? राइट, 30 से मल्टीप्लाई करना। राइट, 5 × 30 विल गिव 150। तो यहाँ पे भी आपको रेशियो मेंटेन करने के लिए 2 को भी आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से 30 × 2 इज व्हाट? 60। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60 ml। सो आई थिंक इट्स ऑप्शन नंबर ए, राइट गाइस। या फिर अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 150 डिवाइड बाय x, इनका रेशो, इनकी वैल्यूज, और इनका जो रेशो होगा 150 और x का, वो 5:2 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इससे भी आपको अल्टीमेटली 150 × 2/5 हो जाएगा, तो भी आप x की वैल्यू इट इज लाइक 30 × 2 ही आएगा। ठीक है, इफ इट वाज नॉट क्लियर कैसे किया, तो यहाँ से हुई आ रहा है। ओके गाइस, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, रीड करें। फैंटास्टिक क्वेश्चन, 5 सेकंड क्वेश्चन। In a room, there are n persons whose average height is 160 centimeter. If m more person whose average height is 172 centimeter enters the room, then the average height of all the person in the room as becomes 164 centimeter. Then m:n। तो जो लोग हैं, जो पहले से थे, जो बाद में आए, mn उनका रेशो क्या होगा? कूल क्वेश्चन। वन हु knows average, they can use equation method and solve it. You'll get mn ratio simply. एंड अदरवाइज किसी को एलिगेशन आता है कि यार इसको अभी अपने like शायद पिछले क्वेश्चन देखा होगा मिक्सचर एलिगेशन का, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। एक सेट ऑफ पीपल ऑलरेडी बैठे हैं, उनका एवरेज पता है, दूसरे सेट ऑफ पीपल आ रहे हैं, राइट, उनका एवरेज पता है, और जब मिल गए हैं दोनों तो जो नया क्लासरूम है या नया सेट ऑफ पीपल है उनका एवरेज भी नोन है। तो एलिगेशन से अच्छा क्या ही होगा? एक शॉर्ट में आंसर आता है, कुछ भी नहीं करना है आपको, राइट। अभी आपने मिक्सचर को क्वेश्चन देखा होगा, वैसा ही क्वेश्चन है ये। सो पहला ऑलरेडी ओरिजिनल लोग बैठे हैं उनका एवरेज यहाँ पे लिख दिया 160 सेंटीमीटर। कितने लोग हैं? लिखा हुआ है n लोग हैं, तो यहाँ पे n पीपल है। फर्स्ट ग्रुप, ग्रुप 1 n पीपल, राइट। ग्रुप 2 जो बाहर से आ रहा है उसमें m लोग हैं, पीपल, एंड उनका एवरेज कितना दिया है? 172। जब दोनों ग्रुप मिक्स हो गए, मर्ज कर दिया आपने, तो एवरेज ऑफ ऑल, राइट, और मतलब दोनों ग्रुप को आपने मिला दिया, तो ऑल एवरेज इज व्हाट? 164, राइट। एलिगेशन का मतलब ही होता है कि हमें क्रॉस सब्ट्रैक्ट करके रेशो निकालना है एनएम का। दैट्स इट, इतना ही करना था। तो आगे चलते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। इसको आपने जब माइनस किया क्रॉस में 172 164, राइट, तो दिस इज 8, राइट। रेशो यहाँ से इसको माइनस किया और लिखेंगे यहाँ पे 164 माइनस 160, यू विल गेट 4। ठीक है, तो दिस इज द रेशो ऑफ n:m। n करस्पॉन्ड्स टू 8 एंड m करस्पॉन्ड्स टू 4। तो ये आपका सिंप्लीफाई करने पे रेशो कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल रेशो टू 2:1। ठीक है, अब आपको केयरफुल ये रहना कि n 2 है और m 1 है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ n:m जो है वो 2:1 आएगा, और हमें क्या पूछा गया? mn। इतना आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, कि 2:1 रेशियो nm का है, हमें mn पूछा है तो पलट दो, आंसर वुड बी 1:2। दैट वुड बी द आंसर। एलिगेशन मेथड। दो क्वेश्चन आ गए उसके ऊपर। ओके गाइस, तो इस सीरीज में जहां हम पहले सारे आसान क्वेश्चंस सॉल्व करवा रहे हैं आपको एमसीक्यू सेक्शन आईपी मेट इंदौर 2022 का, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 भी एक अपनी पोजीशन रखता है, राइट। बट इट मे यू मे बी नो लॉट ऑफ यू मे डिसएग्री बिकॉज इट्स अ टॉपिक फ्रॉम फंक्शंस, राइट, जहाँ पे सबका अपना यूएसपी नहीं होता है, सबकी स्ट्रेंथ नहीं होती है। बट वन हु इज गुड एट फंक्शनल इक्वेशंस एंड ऑल, जहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूशन प्लग इन करके हम फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उनके लिए क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। यू ऑल नो फंक्शनल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली इट्स की इज व्हाट वैल्यूज यू आर सब्स्टिट्यूटिंग फॉर एक्स वाई, जो भी वेरिएबल्स हैं उसमें वैल्यू आप क्या प्लग इन कर रहे हो। ठीक है, so that is the catch. If you know it, you solve many problems. Probably this is what the no the question you should have solved. देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, f ऑफ ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस f ऑफ y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x fx प्लस y फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स x एंड y। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव ना हो, जीरो चल जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन भी होल नंबर्स हो सकते हैं x y की वैल्यूज।
ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब होल नंबर्स, एक्स एंड वाई, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जीरो होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ जीरो इक्वल्स, ठीक है। सो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं, बट यू कैन नॉट मेक जस्ट फ्लूक्स, गैस नहीं लगा सकते, कुछ तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसको अप्रोच करेंगे। फंक्शन इक्वेशन दी है, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, कुछ भी होल नंबर हो सकती है, इंक्लूडिंग जीरो वन टू वट। सो इंपॉर्टेंट है कि आप प्लग इन क्या कर रहे हो। मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, लाइक एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू एक्स एफ एक्स प्लस वाई। ये इक्वेशन आपको दी हुई है। इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वैल्यूज यू प्लग इन, बिकॉज जो पूछा एक्सप्रेशन वो ये पूछा है एफ ऑफ जीरो ही है, इसके अंदर कुछ और भी नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं जीरो का कुछ तो है ना सोचना पड़ेगा कैसे वो चीज आएगी। एफ जीरो की वैल्यू चाहिए आपको, एक शॉट में कैसे आ सकता है आपको वहां ध्यान लगाना है। एक्स वाई की वैल्यू हो सकता है जीरो जीरो पुट अप करो, जीरो वन पुट अप करो, वन जीरो पुट अप करो, वन वन पुट अप करो, यू शुड गेट एफ जीरो वैल्यू, राइट। सो आपको वहां क्लिक होना चाहिए, जल्दी क्लिक हो गया तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड स्किप दिस क्वेश्चन, राइट। बट हाँ, इजी कैटेगरी में था इफ यू आर थ्रू विद द कॉन्सेप्ट्स। सो हम पुट करेंगे, विल पुट x इक्वल्स टू वन एंड y इक्वल टू जीरो। इस कॉम्बिनेशन से चीजें एकदम से आ जाती हैं। देखते हैं, सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह वन और y की जगह जीरो। सो f ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा वन, y की जगह हम जीरो सब्स्टिट्यूट करें तो f ऑफ जीरो ब्रैकेट क्लोज, x को हमने वन रखा है तो वन इंटू एफ ऑफ वन हो जाएगा, ठीक है, वन इंटू एफ ऑफ वन ही हो जाएगा प्लस जीरो, राइट। तो प्लस जीरो लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। y को हमने जीरो पुट अप किया, x को वन पुट अप किया, तो वी आर हियर एट दिस स्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे किसी से भी आप बात करोगे कि अगर एल एच एस आर एच एस इक्वल है, ये एफ ऑफ वन है, ये एफ ऑफ दिस है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए। एल एच एस और आर एच एस अगर इक्वल होने हैं तो अंदर जो इनपुट है वो वन है, यहाँ पे आर एच एस में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वन होना चाहिए इनपुट, राइट। सो यहाँ ऑलरेडी वन है, ठीक है। अगर इनपुट वन होना चाहिए तो वन प्लस एफ ऑफ जीरो शुड ऑल्सो बी वन, तभी एलएचएस आरएचएस इक्वल हो, राइट। सो वेरी क्लियर, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, वन माइनस वन दैट इज जीरो, ठीक है। अब जब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई कंफर्म, तो यहाँ पे आप रखोगे जीरो का स्क्वायर, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, सो आंसर इज जीरो। वाओ, जीरो मार्क करने से जीरो मार्क्स नहीं मिलेंगे, फोर मार्क्स मिलेंगे, अमेजिंग इजंट इट। चलिए गाइस, तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी सीरीज में एक और आसान क्वेश्चन है एमसीक्यू सेक्शन का, देखते हैं इसको कैसे करना। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, काउंट ऑफ मल्टीपल्स टॉपिक में से, देखते हैं क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ 48 इंटीजर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1000 एंड डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 बट नॉट बाय 5 एज। इस टाइप का क्वेश्चन इंदौर पहले भी पूछ चुका है अपने एग्जाम्स में, राइट, और ये फिर से काइंड ऑफ आया हुआ है। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट एवरीबडी शुड नो, हाउ टू काउंट मल्टीपल्स इन अ गिवन रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या बोला है, 48 नंबर्स बोल दिए, हजार से बड़े होने चाहिए, तो लास्ट 48 नंबर होता है 9999, राइट। हजार से बड़ा मतलब हजार अगर मल्टीपल है भी तो काउंट नहीं करना है हमको, राइट, दैट इज द मीनिंग। सो हम लोग एक रेंज लिख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक हमें काउंट करना है। सो उसने बोला है हजार छोड़ के, हजार से बड़े जो भी हैं टिल 9999, लास्ट 48 नंबर वही होता है लार्जेस्ट, ठीक है भाई। सो अभी क्या उसने बोला है, वो नंबर्स आप इस रेंज में ढूंढिए जो टू थ्री दोनों से डिविजिबल है, टू थ्री दोनों से डिविजिबल है, लिखा हुआ है बोथ टू एंड थ्री। हमें निकालना है मल्टीपल ऑफ बोथ टू एंड थ्री, इसका मतलब होता है इनका जो एलसीएम होगा सिक्स, उसके मल्टीपल्स काउंट करने, करेक्ट। तो इस रेंज में हम सिक्स के मल्टीपल कैसे काउंट करेंगे, उसका टेक्निक होता है, वन से लेके नाइन 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 तक सारे मल्टीपल्स निकाल लो। उसका तरीका क्या होता है, वन से लेके अगर नाइन नाइन तक निकालना है तो लास्ट नंबर लो, उसको डिवाइड कर दो, जिसके मल्टीपल को काउंट करना है सिक्स से डिवाइड कर देते हैं और बॉक्स लगा देते हैं। बॉक्स लगाने का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लो, दैट मीन्स इसकी डिवीजन में जो भी इंटीजर पार्ट आएगा वो रखेंगे, डेसिमल पार्ट को भूल जाएंगे, ट्रंकेट कर देंगे, राइट। उसमें से ये तो हो गए वो सारे मल्टीपल्स जो वन से लेके नाइन 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 तक होंगे, उसमें से हमें जो नहीं चाहिए वो वन से लेके थाउजेंड तक के नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, राइट। सो वन से लेके थाउजेंड तक मतलब लास्ट थाउजेंड लिया, डिवाइड बाय सिक्स किया, तो जो भी मल्टीपल्स होंगे वो एक से लेके हजार तक सब रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें चीज मिल जाएगी, ठीक है, काउंट मिल जाएगा। सो दिस अपॉन दिस करेंगे तो आएगा नाइन बाई सिक्स इज वन, थ्री थर्टी नाइन, सिक्स 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 चलता रहेगा, वन सिक्स 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 हो जाएगा। पॉइंट के बाद की चीज हम नहीं ले रहे हैं, तो ये इतने आपको मल्टीपल्स मिल जाएंगे वन से लेके 9999 तक। उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम एक से लेके हजार तक, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, तो इट विल बी वन सिक्स सिक्स,
इतने आ जाएंगे, राइट, माइनस करोगे, सो विल गेट 1500, 1500 मल्टीपल से 6 के इस रेंज के अंदर। हजार को वैसे भी काउंट नहीं किया, हजार इज नॉट अ मल्टीपल, तो काउंट वैसे ही नहीं हुआ हजार। 1500 मल्टीपल से 6 के, उसने बोला है 6 के तो होने चाहिए बट नॉट बाय 5, मतलब इसमें से हो सकता है कुछ नंबर ऐसे हो जो 5 से भी डिविजिबल हो रहे हो, ठीक है, तो वो हटाने पड़ेंगे। तो 6 के तो होने ही चाहिए, इसमें से रिमूव करना है, सारे 6 के मल्टीपल है, 6 के भी होने चाहिए और 5 के नहीं होने चाहिए, तो इट इज बेटर कि हमने सारे 6 के निकाल लिए। अब 5 के भी जो होंगे, मतलब 6 and 5 ऐसा बोल दो, हटाने हैं, तो मल्टीपल ऑफ 6 and 5 हम कैलकुलेट करेंगे और उनको रिमूव कर देंगे। 6 and 5 जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ करेंगे, 6 and 5 के मल्टीपल काउंट करना है, मतलब एलसीएम ऑफ 6 5 इज 30, 30 के मल्टीपल काउंट करना है, सिमिलर जैसे ऊपर किया था उसी तरीके से। सो इट इज 9999 डिवाइड बाय 30 माइनस सेम रेंज के हिसाब से, ठीक है। सो इट विल बी 3333 इनफैक्ट, और यहाँ पे जीरो कैंसिल, 33.33 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हम लोग नहीं ले रहे, तो ये आ गया आपका 300। तो 300 नंबर ऐसे हैं जो 6 के भी हैं और 5 के भी हैं। 300 हमें नहीं चाहिए आउट ऑफ 1500। तो बेसिकली हमें जो निकालना था वो यही था, मल्टीपल ऑफ 6 तो होने चाहिए बट उसमें से मल्टीपल ऑफ 30 हमें नहीं चाहिए। सो इट इज बेसिकली 1500 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1200, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, राइट, दैट इज ऑप्शन बी, राइट गाइस। Okay, so we are move to the next question, guys. 21st क्वेश्चन है, अगेन लंबा क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन है, राइट। एक बार मैंने आपसे पहले भी कहा था, लेंथ लंबी है डज नॉट मीन कि क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हो आप, उसी का ये क्वेश्चन है और ये बिल्कुल बनने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं गाइस, पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। Aisha is standing atop a vertical tower 200-meter high and observes a car moving away from the tower on a straight horizontal road from the foot of the tower. At 11 a.m., she observed the angle of depression of the car to be 45 degree. At 11:02 a.m., she observed the angle of depression of the car to be 30 degree. The speed at which the car is moving is approximately, right? कितना होगा? So डायग्राम बना के चीजें आसान कर सकते हो आप। सबसे पहले आपने डायग्राम बनाया, things will certainly become easy for you to visualize, ठीक है। तो सबसे पहले हमने टावर बनाया, ये रोड बनाई, ठीक है। यहाँ पे आयशा है कहीं पे, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट देख रही है मान लो, ठीक है, तो उसको लाइन ऑफ साइट उसकी ये हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट अगर बिल्कुल सामने देख रही है, यहाँ पे अगर आयशा है और सामने देख रही है तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, राइट। बट क्वेश्चन के हिसाब से ये फुट ऑफ टावर है एंड कार इज गोइंग अवे, राइट, फ्रॉम दिस फुट ऑफ टावर इट इज गोइंग अवे। सो 11:02 पे, राइट, लेट्स से 11 o'clock, 11 बजे, इनफैक्ट 11 बजे कार यहाँ पे है, कार की पोजीशन लेट्स से यहाँ पे है, ठीक है। सो आयशा यहाँ पे, अदरवाइज अगर कार को नहीं देख रही है, स्ट्रेट देख रही है, तो ये उसकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। बट अगर उसको कार को देखना है तो उसको लाइन ऑफ साइट नीचे करनी पड़ेगी, राइट, उसकी लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कहलाता है, यहाँ से जो डेविएशन हुआ है इसको हम डिप्रेशन एंगल बोलते हैं, ये एंगल जो होगा, राइट, दिस इज 45 डिग्री, करेक्ट, दिस इज कॉल्ड 45 डिग्री ये एंगल हो जाएगा। ये कार को देख रही है तो ये उसने डिप्रेस की अपनी आईज, राइट, डिप्रेस डेविएट की, राइट, डिप्रेस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 45 डिग्री उसने दिया हुआ है, ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ बन गया। एक और इसमें एक चीज है, 11:02 पे कार और आगे ट्रेवल करती है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द पॉइंट 11:02 AM, ओके। और अब इस लाइन ऑफ साइट जो होगी दैट वुड बी दिस, लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी, आयशा कार को देख रही है, मतलब ये उसका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिप्रेशन एंगल देखते हैं, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है ये जो लाइन ऑफ साइट ये वाली जो है और ये जो ग्राउंड होगा ये पैरेलल है एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल है ना, ये अगर 30 है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये और लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज 45, तो दिस वुड बी ऑल्सो 45, करेक्ट। तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और मेरे ख्याल से बहुत कुछ दिया हुआ है। हाइट ऑफ टावर इज गिवन, तो दिस इज 200, ठीक है। और अगर ये 45 डिग्री है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली एक आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, दिस इज 90, दिस इज 45, दिस हैज टू बी 45, राइट। तो ये आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो बनी बात है कि भाई ये भी 200 ही हो जाएगा। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स वुड बी इक्वल, राइट। तो ये 45, ये 45, तो ये 200, तो ये भी 200,
अब कार ने 11 बजे यहाँ पे थी, कार 11:02 पे यहाँ पे है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे उसने x मीटर ट्रेवल किया इन 2 मिनट्स। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। टाइम पता है 2 मिनट, डिस्टेंस निकालनी है हमको। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, राइट? कैसे, एक बार देखते हैं। सबसे पहले ये हमने निकाल ही लिया डिस्टेंस। अब हमें ये जो बड़ा ट्राइंगल है आपके पास, इसमें टेन थीटा लगाना है। टेन ऑफ ये एंगल लोगे 30 डिग्री। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर 200 एंड बेस वुड बी, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, जस्ट 200 प्लस एक्स। इससे आपको एक्स मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं। दिस इज 1/√3, राइट? दिस इज 200 एंड 200 प्लस एक्स, करेक्ट? सो 200 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200√3। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 आप कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1, ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, राइट? तो लगभग लगभग अगर आप बोलेंगे तो इसको आप बोल सकते हैं 200√3 की वैल्यू 1.72 होती है, उसमें से 1 कम करोगे तो 0.72 आ जाएगा, 0.72। ठीक है, 0.72 का इंटू 2 144 के आसपास यू विल गेट द आंसर। एक्स की वैल्यू 144 मीटर्स आ जाएगा। हमें स्पीड निकालनी है, लेट्स फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 144। इतना डिस्टेंस कार ने ट्रेवल किया है इन 2 मिनट्स टाइम। और डिस्टेंस किस में निकालनी है? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं आपको, किलोमीटर पर आवर में दिए हैं। बी केयरफुल अबाउट इट, बिकॉज ये आएगा मीटर्स में, ठीक है, और ये जो आएगा मिनट्स में आ रहा है मेरे ख्याल से। दिस इज मिनट्स, राइट? 11 AM 11 to, राइट से 2 मिनट्स, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में, दैट्स इट। स्पीड देखते हैं, डिस्टेंस कितनी है? इट इज 144 मीटर, तो डिवाइड बाय 1000 कर लो, तो ये किलोमीटर में आ गया। दिस कन्वर्टेड इन किलोमीटर, डिवाइडेड बाय टाइम करना, दैट इज 2 मिनट्स। ठीक है, उसको भी आवर में कर लेते हैं। 2 डिवाइड बाय 60, 60 विल गो एट द टॉप। ठीक है, सो दिस इज 10 गॉट कैंसिल, एंड 144 इंटू हमें करना है 3 डिवाइड बाय 100। क्लियर? सो 4 3 4 12 आ रहा है। 144 इंटू 3 करोगे 420 एंड 12 432 आ जाएगा, 4.32 आ जाएगा kmph, राइट? अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर आना चाहिए। दैट वे आंसर वुड बी बी, राइट? सो दिस वाज फ्रॉम हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 22 को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वैसे दिखना है आपको प्रोबेबिलिटी का दिखेगा, बट कहीं ना कहीं नंबर्स सिस्टम की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? उसी से क्रैक हो पाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर थ्योरी अगर आपने की है तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ नाम के लिए है। इस क्वेश्चन में देखते हैं। It says if one of the factors of the number 3 की power 7, 2 की power 8 into 17 cube is randomly chosen, इस नंबर का एक फैक्टर हमने रेंडमली चूज किया, आपको बताना है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन फैक्टर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जो आपने फैक्टर चूज किया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ फेरिएबल केसेस डिवाइड बाय ऑल पॉसिबल केसेस, यही होता है। फेरिएबल केसेस क्या? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, वो फेरिएबल केस हो जाएंगे, एंड ऑल पॉसिबल केसेस नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिनोमिनेटर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले ये आपको जब दिया ही हुआ है नंबर, तो ये प्राइम फैक्टर्स है नंबर के, जो पावर्स होती है, राइट? उसमें हम 1 ऐड करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8+1 मल्टीप्लाइड बाय 3+1। ये करने से पहले इंश्योर करना पड़ता है कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं 3 2 17 दे शुड बी इन दैट फॉर्म, प्राइम फैक्टर फॉर्म, है ना? तो अभी ऑलरेडी 3 2 17 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर, तो दिस इज द फॉर्मूला गाइस। तो ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू दिस इज 4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करें, इसको ऐसे रहने देते हैं, कैंसिलेशन में काम आएगा। ठीक है, दूसरा होता है टोटल नंबर ऑफ, अब हमारा प्रोबेबिलिटी का न्यूमरेटर, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने हैं, तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, थोड़ा सा आपको अप्रोच बता देते हैं। 3 की पावर 7 के हम वो फैक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 3 की पावर 0 होगा, 3 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 4 होगा, इसके फैक्टर्स 3 की पावर 7 के वो फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानते हो? जो भी प्राइम फैक्टर है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, जीरो हो या इवन हो, तो सब फैक्टर्स परफेक्ट स्क्वायर होंगे। पावर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 और 0। 3 की पावर 6 भी होगा, ठीक है। तो ये जो चारों फैक्टर्स हैं वो 3 की पावर 7 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हो गए। वैसे ही 2 की पावर 8 के हम परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स लिखेंगे। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 8, करेक्ट। और लास्ट में 17 की पावर 3 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स लिखेंगे। 17 की पावर 0, 17 स्क्वायर, दैट्स इट, करेक्ट। तो टोटल अगर आपको निकालना है कि टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स बनेंगे, तो इनके मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे कितने बन सकते हैं। तो यहाँ पे हैं टोटल 4 वैल्यूज, यहाँ पे है 4 वैल्यूज, वो इनसे किसी से भी मैच करके मल्टीप्लाई होकर फैक्टर जनरेट कर सकती है। यहाँ पे है टोटल 5 वैल्यूज और यहाँ पे है 2 वैल्यूज, ठीक है। तो 4 5 द 20, 20 इंटू 2 इज 40, 40 टोटल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स आपको मिलेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो एक फैक्टर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लिकेशन के, राइट, जिससे जो फैक्टर जनरेट होंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स ही होंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 फैक्टर्स। तो उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे, ऐसे फैक्टर इस फॉर्म में लिख रहे हैं, 4 क्रॉस 5 क्रॉस 2, ये हमारा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर हो गया, 4 क्रॉस 5 क्रॉस 2, ठीक है। सो देखते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। सो इट इज 4 क्रॉस 5 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 8 क्रॉस 9 क्रॉस 4। So this is getting cancelled. This is 4 times and this is 5 divided by 36. So आंसर बी हो जाएगा। या कूल। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं, राइट। 23rd क्वेश्चन है एज सच तो एमसीक्यू सेक्शन का, राइट। सो लेट्स सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन दिख रहा है। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग लाइंस, तीन लाइंस आपको इक्वेशन दिख रही है, x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस के इक्वल टू जीरो। तो वैल्यू ऑफ के पूछा है सच दैट दीज थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब हमें पता होना चाहिए कि भाई तीन लाइंस हैं, तीनों किसी एक पॉइंट से पास कर रही हैं, तो तीनों लाइंस कहलाएंगी कॉन्करेंट, ठीक है। तो कंडीशन पूछ रहा है, इसके की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा अगर तीनों ही लाइंस कॉन्करेंट है। फॉर एग्जांपल लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 सारी ही अगर एक पॉइंट से पास कर रही है, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो आपको बोला है कि लाइंस कॉन्करेंट है, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रही है, बताइए के की वैल्यू क्या है। तो अगर तीनों ही लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है, दैट मीन्स जो इनका इन दो लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही थर्ड लाइन का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो दिस इज अप्रोच दैट वी नीड टू फॉलो। फर्स्ट टू लाइंस को सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको आता है लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करना। एक्स और वाई आएगा, तो दैट वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस पॉइंट के हमें वो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, राइट, जहां पे पहली दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, राइट। तो इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं एंड दिस कोऑर्डिनेट दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई द थर्ड लाइन एज वेल, करेक्ट। उससे हमें के मिल जाएगा। पहला स्टेप पहला स्टेप है फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना। लेट्स सॉल्व दिस। x माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो। डेफिनेटली वन ऑफ द इजी क्वेश्चन था, पिक करना ही था, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। सो कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं, राइट। x को हमें कैंसल आउट करना है, तो इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर वन को हम इनटू टू कर देते हैं। तो नीचे लिख देते हैं इस इक्वेशन को, जो भी आएगा, राइट, यहाँ लिख देते हैं, नीचे आएगा 2x माइनस पूरा इस थ्रू आउट हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज, राइट। सो देखते हैं कितना हो रहा है। सो दिस इज 0, दिस इज 5y एंड दिस इज माइनस 10, इट विल गो दैट साइड, तो ये हो जाएगा 10। तो जो y की वैल्यू आ गई आपकी 2 आ गई। इसको, इस y की वैल्यू 2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, माइनस 1 इज माइनस 3, दैट विल गो, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो हमें जो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, जो आपको अभी बताया था मैंने, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमको। पहले हम x लिखते हैं, x कॉमा y, दैट इज 3 कॉमा 2। तो ये जो पॉइंट है, इस कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 कॉमा 2, ठीक है। और जो थर्ड लाइन है, थर्ड लेवल लाइन, वो भी यहीं से पास कर रही है, ठीक है। डॉटेड लाइन को हम वो थर्ड लाइन मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस k इक्वल टू 0, राइट। इस लाइन की इक्वेशन है।
ऑब्वियसली ये जो पॉइंट 32 होगा वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, किया जाएगा। क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स वाई की, x इक्वल टू 3 रख देंगे, y इक्वल टू 2 रख देंगे, सेटिस्फाई करवाएंगे। सो 2 × 3 माइनस 3 × 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो 6 माइनस 6 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू हमें मिल रही है 0, जो कि आंसर होगा, राइट। सो ऑप्शन सी, या इजी क्वेश्चन। तो कई बार तो यकीन नहीं होता कि ये क्वेश्चन इतने आसान भी आ सकते हैं, राइट। इफ अ स्टूडेंट जस्ट नो द वेरी बेसिक ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक और कॉन्सेप्ट इवन इन अलजेब्रा, राइट, क्वेश्चन कैन बी दैट इजी। ठीक है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन को देखते हैं। एंड वन ऑफ द इजी पिक होना चाहिए था हर स्टूडेंट का इस सेक्शन में। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 टेक्स एज। इस फंक्शन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है सेट में, वो वैल्यूज फंक्शन की दी हुई है, क्या क्या वैल्यू सेट की इस एफ एक्स फंक्शन की हो सकती है। ठीक है, इफ यू नो द मॉड फंक्शन डेफिनेशन इट्स इजी टू क्रैक। सो मॉड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, जब भी मॉड होता है दो केस बनते हैं, केस वन क्या केस होता है कि जो मॉड एक्स के अंदर का जो एक्स है, इफ लगाते हैं हम लोग, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन डेफिनेशन कहती है कि जो मॉड एक्स होगा, राइट, उसको हमें प्लस एक्स के इक्वल लेना है। ठीक है, अगर x 0 से बड़ा है तो मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे भी करेंगे। तो इन दैट केस f ऑफ x क्या हो जाएगा, देखते हैं, x डिवाइड बाय मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स लेनी है, राइट। सो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक सोल्यूशन, एक एफ एक्स की वैल्यू 1 हो गई। दूसरा केस देखते हैं मॉड का, मॉड की डेफिनेशन के हिसाब से दूसरा होता है कि इफ x इज लेस देन 0, देन मॉड ऑफ x जो हम लेते हैं वो माइनस ऑफ x लेते हैं। x नेगेटिव है, राइट, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बिकम टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। एब्सोल्यूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो x अगर नेगेटिव हो तो माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वो नलीफाई करके आपको पॉजिटिव वैल्यू दे। सो अगर मॉड x माइनस एक्स के बराबर है तो एफ एक्स क्या होगा, देखते हैं। x तो ऊपर x ही रहेगा, बट मॉड x को रिप्लेस करोगे आप माइनस एक्स से, तो ये आपको दे देगा -1, दैट्स इट। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आ सकती है या -1 आ सकती है। तो ऑब्वियसली द आंसर इज 1 -1। हमारा जो सेट होगा उसमें दो ही एलिमेंट्स आएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस वी ऑल सॉ कि यार ये 15 क्वेश्चंस अगर किसी ने भी कर लिए होते तो ऑब्वियसली कट ऑफ निकालना कोई बेहद मुश्किल काम नहीं था, और सारे बच्चे कर सकते थे। एक बात पक्की हो गई कि हम जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बॉस उस नोट्स को मत छोड़ो यार। कितने क्वेश्चन ऐसे थे, 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं जो क्लास की बेसिक्स में से ही उठ के चले आए। ऐसा हर बार होता है गाइज। इंदौर आपको डिफिकल्ट लगे, आपके सीनियर्स उसको डिफिकल्ट बोले, बट किसी के बोलने से उसको आप सच मत मान लो। आपकी अपनी तैयारी आपको बताएगी कि पेपर टफ था कि आसान था, राइट। सो डोंट जस्ट बिलीव लाइक दैट एनीबॉडी। ठीक है, पेपर देखो, अपनी तैयारी को देखो, एंड जस्ट बैंग ऑन इट, राइट। सो बहुत क्लियरली समझ में आया कि नहीं बॉस, 15 क्वेश्चन तो ये बनना ही चाहिए था। अगर आप साल भर की तैयारी कर रहे हो, 6 महीने की तैयारी कर रहे हो, इवन 2 महीने की भी तैयारी कर रहे हो क्रैश कोर्स में भी, तो ये चीज बॉस फोड़ सकते हैं क्वेश्चन, इजंट इट। 15 क्वेश्चन, 4 नंबर, नो रॉन्ग, 60 का अटेम्प्ट, राइट, 60 मार्क्स भी आ सकते थे, कट ऑफ तो 43 था। सो इट इज वेरी मच पॉसिबल, प्लीज अंडरस्टैंड दिस एंड जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन, राइट क्वेश्चंस, राइट। और जो भी अगले 15 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, थर्ड पार्ट जो हमारा रहेगा मैथ्स का, उसमें हम लेकर आएंगे बाकी क्वेश्चन, राइट, जो कि उसमें डीआई का जो सेट है वो भी हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि मिसप्रिंट था, बच्चे लोग काफी पजल्ड हो गए थे, आंसर सही नहीं था, बट इंदौर एक्सेप्टेड दैट कि यार ये हमारी फॉल्ट थी, एंड बोनस मार्क्स मिले थे स्टूडेंट्स को, राइट गाइस। और बाकी अब जो बच गए हैं तो ऑब्वियसली दे आर ऑल मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस, राइट। तो उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उनकी अप्रोच क्या हो सकती है, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच, राइट। सो वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन गाइस, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।